राज शर्मा जी, ये अच्छा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कम से कम इस बात की संभावना बन रही है कि मिलके चुनाव लड़े, और लड़ाई झगड़ा बहुत हो लिया और अकेले दोनों को नुकसान, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे समझ में आई जो फराज भाई ने कही, जो उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड किया। ठीक बात है। आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, एक एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। अगर गठबंधन हो जाता है तो दो गठबंधन लड़ेंगे। अच्छा, मैंने जो शुरुआत में कहा था 3 बड़ी घटनाएं घट जाएंगी लोकसभा चुनाव से पहले, वोट होने से पहले। एक, अयोध्या में रामलला का मंदिर 2-4-5 करोड़ आदमी तब तक दर्शन कर लिया होगा। अप्रैल के सेकंड वीक से वोटिंग शुरू होगी मोटे तौर पर, क्या तब तक 2-4-5 करोड़ आदमी तो अयोध्या में दर्शन कर ही गया होगा। काशी की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से आ गई होगी, और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर सर्वे शुरू हो गया होगा। उस वायुमंडल के बीच में वोट पड़ेगा। राज शर्मा जी, देखिए भाई, आप अपनी जगह जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं रखता कि ये घटना घटने पे पूरा एक तरफा बीजेपी की तरफ चली जाए। लोगों के पास और भी मुद्दे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये सोचे कि विधानसभा में हमें वोट नहीं मिला, उसका अलग कारण, लेकिन जब केंद्र सरकार का मामला आएगा, क्योंकि सारी रणनीतियां केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती हैं, रोजगार देने का, स्वास्थ्य सुविधाएं देने का, सारी चीजों पे केंद्र सरकार का भार ज्यादा होता है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि जिस सत्ता ने जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, वो बहुत से लोग हैं, उनका वोट हमारे गठबंधन को पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन ये कोई अमर बेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जब टूटेगी तो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और एक बात और कहता हूं कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे हमारी सपा की लड़ाई पब्लिक डोमेन में चली गई। लड़ाई तो गुरुदेव आपकी भी गई हुई है। वहां जाते हैं मौर्य जी, एएन शर्मा को जगह नहीं देते हैं, सब जान रहे हैं, पब्लिक सब आजकल पिल्सबेरी का आटा खा रहे हैं। ऐसा ना समझिएगा, आपकी करतूतों से हर कोई अवगत है। राज भाई, ठीक है, ठीक है, आज आप भी फॉर्म में हो, मैं समझ गया, आज फॉर्म में हो। रुको भाई कि मिश्रा जी, आप राज शर्मा जी फॉर्म में हैं, अच्छा है, उनका स्वागत है। मैं फिर वही कहूंगा, गुड्डू छत से कूदा, ठीक रहा, पप्पू का मैं भी कूदूंगा, कूदा, रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये नियम नहीं हो सकता, सबकी ताकत अलग अलग है मित्र। इसलिए, और कांग्रेस ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे, रोजगार, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, अच्छी बात है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक बात कह के A.K. मिश्रा जी के पास आऊंगा, मेरी बात पर सोचिएगा, नए ढंग की बात कहता हूं फराज भाई, किसी के हक में बैठ सकती है, वो संयोग होगा, किसी के लिए निगेटिव हो सकती है, लेकिन बात कांटे की है। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद से लेके कुशीनगर, झांसी, पडरौना, कहीं चले जाओ उत्तर प्रदेश में, क्या वहां कहीं भी उतर पड़ो बस स्टैंड पे, उनसे पूछो भैया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है केंद्र में, और संचार मंत्री कौन है, और फलाने कौन है, और ढिकाने कौन है, क्या आदमी का भारत में बहुत ज्यादा ताल्लुक तो राज्य की सरकार से भी नहीं रहता, क्या उसका ताल्लुक है थाने से, तहसील से, कचहरी से, ठीक, अस्पताल से। तो ये बात मैं पूरे तौर पर नहीं स्वीकार कर सकता ना। और 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, राज भाई इसको भी दिमाग में रखिए। ये आपको शुभचिंतक वाली सलाह दे रहा हूं, सारी कहानी एक तरफ हो जाती है फिर बाद में, और 2028 तक मिलेगा कि भाई साहब 28 तक मिलेगा, नोटिफिकेशन आ गया, 27 में तो यूपी का भी चुनाव हो लेगा। खैर मिश्रा जी,
भाई कांग्रेस और सपा दोनों आपसे बहुत नाराज हैं। वो कह रहे आप ऐसी बात कह रहे हो, और मैं इसमें समझना ही चाह रहा हूं कि बसपा ने भी पीढ़ी बदली है। मायावती ने खुद को पीछे किया है और आकाश को आगे किया, अपने भतीजे को। बसपा अभी लटी हालत में भी 12% वोट की प्लेयर है उत्तर प्रदेश में। कैसे देख रहे हैं उस एंगल को? क्योंकि 12% वोट शेयर वाले को हम राइट ऑफ नहीं करके चल सकते। मुझे बसपा के जो अभी नवनियुक्त सर्वाधिकारी, पदाधिकारी नहीं सर्वाधिकारी हैं, उनके पहले स्टेटमेंट का मुझे इंतजार है कि वो अपने ओपनिंग भाषण या विचारों में क्या बोलते हैं। अभी तक तो कुछ बोले नहीं है, लेकिन बसपा को अपने आप को रिफॉर्म करने का ये बहुत अच्छा मौका है बदली हुई राजनीति में। मायावती जब आई थी तब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और था, माहौल कुछ और था। रही बात जो आज की डिबेट के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वजीरे इंतजामिया जो राज शर्मा जी हैं कांग्रेस के, मैं फिर से बोलता हूं, याद रखिएगा मैंने बोला है। आपने बताया शंकर भगवान के मंदिर का ये सब अभी होगा सर्वेक्षण, तेजो महालय की भी बात चल चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मेरी शुभकामनाएं सबको है, अन्यथा मत लीजिएगा। माइक्रो लेवल पे ये लोग जो गलतियां करते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसने अपने शत्रुओं के नाश के लिए यज्ञ किया और बोल रहा था अलेह स्वाहा अलेह स्वाहा, ठीक है। लास्ट में मंडप जल उठा, उसी का सर्वनाश हो गया। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अलेह की जगह तुझे अरियह स्वाहा बोलना चाहिए। अलेह मतलब अपना हो, और अरी, अरी मतलब दुश्मन। अरी अरी अरेह, अरेह बहुवचन हो गया। अरेह स्वाहा की जगह अलेह स्वाहा वो बोल रहा था कि मेरा ही सर्वनाश हो। यही माइक्रो लेवल की गड़बड़ी ये लोग करते हैं, और शुभकामनाएं मेरी सबको है। और विद्वता की बातें मैं अभी भी बोलता हूं, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, आपके पास डिग्री है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, गुरुकुल मेरे घर में होता था। भारत को समझना आपके बस की बात नहीं है। सुलेमानी तलवार लेके अगर कोई ऐसा सोचे कि 15 दिन में हम भारत को आज फतह कर लेंगे, तो वो सिचुएशन नहीं है। ये विश्व स्तर का राजनीतिक युद्ध होने वाला है। सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों के ऊपर के बीच में बढ़ चुका है। जिनको पीना था अमृत पी लिया, और 2-4 लोग जो राहु केतु बचे हैं उनका गला जो है जैसे भगवान विष्णु ने अलग कर दिया था ना, वो चीज होने वाली है। वो सारी जनता देख रही है। आप ले आइए, छद्मवेश में आइए, और हम बात करेंगे आपसे। 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए। सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों में बंट चुका है। राज शर्मा जी हैं, AK मिश्रा जी कह रहे हैं सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों में बंट चुका है, 2-4 राहु केतु बचे हैं बस। ऐसा है, ये अभी चुनाव जीते हैं भाई, और इनकी जो मानसिक संतुलन है वो उत्तेजना से भरा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इनको बोलने की थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनका गुब्बार इनके पेट में फट जाएगा। वो दुखदाई होगा, क्योंकि पंडित जी आदमी हैं। और एक और चीज बता दूं, आप गुरुकुल से हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे ना, डिग्री नहीं दिखाएंगे ना। अब भाई मैं ना, आप गुरुकुल से हो, मुझे आप डिग्री दिखाएंगे तो मैं तैयार हूं। थोड़ा रिलैक्स हो चले। हार्वर्ड की डिग्री दिखाएंगे तो मैं गुरुकुल का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए तैयार हूं, ये बताने के लिए कि भारत क्या है। मैं आपको हम गुरुकुल का प्रमाण पत्र दिखाएंगे, आप हार्वर्ड की डिग्री दिखाइए। चैलेंज करूंगा। अरे मेरे सामने दिखाइए। हम गुरुकुल का प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं। का सन्नाटा है, आपको इस चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं। कभी मेरे यहाँ आके देखना, आपको पता चलेगा कि गुस्सा कैसे। मैं ये जो गुस्सा भी कर लेता हूं ना, तो पाप का भोगी समझता हूं। जब आप ब्राह्मण व्यक्ति, आप गुरुकुल के व्यक्ति, बाकी बातें मत करिए राज शर्मा जी, बाकी बातें मत करिए, उत्तर की बात करिए। हम कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल, हमारा गुस्सा आपके ऊपर नहीं है। आपने गुस्सा अच्छा लगता है, हमारा गुस्सा नहीं है। शांत होइए, अरे पहले शांत होइए भाई, पहले शांत होइए भाई। क्यों अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे? 2-4 आप उनको चुनौती देते हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं। हमको चुनौती देंगे। एक मिनट मत हो। अच्छा रिलैक्स, बिल्कुल पंडित जी रिलैक्स होइए आप। पंडित जी की डिग्री लेके आइए, क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात? अरे आप रिलैक्स हो थोड़ा सा, फिर मैं बोलूँ। एक मिनट रिलैक्स होइए आप।
देखिए, आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता। देखिए, आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता। आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। आपको मैं आपसे ज्यादा बढ़िया जानता हूँ भारत की परंपराओं को। जानते पंडित जी, पंडित जी, ये ताकत की नुमाइश टीवी में नहीं होती है। ये जो आप कर रहे हैं ना, आप अपना बड़प्पन दिखाओ है। ठीक, दोनों मित्रों को मैं रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई, ठीक है, आपस में नहीं उलझिए। हरीश जी, वो सवाल आपके पास भी लेके आता हूं। बीएसपी ने पीढ़ी परिवर्तन किया, जो मैं AK मिश्रा से पूछ रहा था, वही बात आपके पास लाता हूं। कैसा होगा परिवर्तन, ये इसका पहला बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो उसका गृह राज्य है, बीएसपी का होम टाउन जिसको बोलते हैं। बीएसपी को उत्तर प्रदेश की लड़ाई में भाजपा कैसे देख कर चल रही है? ये मत कह दीजिए कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में निर्दलीय से भी फर्क पड़ता है हरीश जी, आप पुराने आदमी हो नहीं, इसलिए वो तो 12% की पार्टी है, उसकी आप क्या देख रहे हैं, उसकी भूमिका आप बीजेपी? अमिताभ जी, आकाश आनंद कल किस रूप में प्रूव करेंगे, तो जनता जनार्दन के डोमेन में जाने के बाद जब उसका परिणाम आएगा तब इसका सही आकलन होगा जी। लेकिन जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी की बात है, जब पार्लियामेंट का चुनाव था 2019 का और समाजवादी पार्टी के साथ इनका समझौता था, तब भी बहुजन समाज का वोट, दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी के उस गठबंधन को नहीं गया। उसको एक बात बखूबी मालूम थी कि बसपा का जो वजूद है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, नेशनल प्लेयर बसपा नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ना, 2-4 स्टेटों में कैंडिडेट खड़े करना वो अलग बात, बसपा के वोटर की भी ये समझदारी। और दूसरी बात, 2014 से लगातार जिस तरह से मोदी जी की सरकार और उसकी योजनाओं का फोकस और क्रियान्वयन दलित, पिछड़े और कमजोर समाज के लिए है, और जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ, एक नया सेगमेंट जो खड़ा हुआ, उसमें अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग होंगे, दलित समाज के लोग होंगे, बड़ी संख्या में लोग हैं कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इसके लाभार्थी। उनको इस बात का एहसास होता है। मैंने कई लाइव कार्यक्रम देखे थे मोदी जी के साथ जी, और उसमें जो महिलाएं और जो लोग जिस तरह से संवाद करते हैं, तो बात ये समझ में आती है कि उनको इस बात का एहसास है कि मोदी सरकार कर रही है। और जब गरीब आदमी में ये गरीब आदमी की अगर आप मदद कीजिए तो उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति भाव जरूर रहता है। मैं रेयर लोगों की बात नहीं कहता। बसपा सरकार रही जी, मैं एक बात कहता हूं कि बसपा सरकार में दलितों के आत्म स्वाभिमान उनका बढ़ा, लेकिन आर्थिक रूप से बसपा जो दलित समाज था उसका कोई सशक्तिकरण बसपा की सरकार में नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल। ये क्लास के जो दलित समाज के लोग थे उनको जरूर उसका लाभ हुआ, लेकिन जो कॉमन व्यक्ति था दलित समाज का, उसको लाभ कतई नहीं। जी, ठीक बात है जी।